नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः सरोकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो लाइव स्टॉक है उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज क्लास को शुरुआत करने से पहले आप सभी है जो आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले जो पेपर सॉल्यूशन करेंगे 2019 और 20 का है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि नस्ल क्या है, अर्थात नस्ल की डेफिनेशन इसके अंदर पूछी हुई है कि पशुओं का वे समूह जो रंग, रूप, दिखावट और लक्षण में कैसा एक समान दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पशु बोलते हैं। साथ ही उनकी उत्पत्ति भी क्या रहती है, समान रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नस्ल बोलते हैं। तो पशुओं का ऐसा समूह जो दिखाई देने में कैसे हो, एक समान हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी उत्पत्ति भी क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नस्ल बोलते हैं। चलते हैं आगे। अगला आता है हमारा वर्ण। वर्ण या सिलेक्शन। वर्ण या सिलेक्शन क्या होता है, तो उच्च या मैं बात करूं कि पशुओं का चयन करना, पशुओं का चयन करना ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता। अर्थात ऐसे, या मैं बात करूं कि इंचित लक्षण वाले पशु का, इंचित या अच्छे लक्षण वाले, या बात करूंगा अच्छे गुणों वाले पशु का क्या करना, झुंड में से चयन करना है, क्या कहलाता है, आपका सिलेक्शन या वर्ण कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा विनिंग। विनिंग का मतलब होता है कि जो बछड़ा होता है उसको मां से अलग बांधने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, हमारी विनिंग कहलाती है। ये जो विनिंग की क्रिया है ये मुख्यतः हमारे भैंस में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है, भैंस के अंदर ये क्रिया अपने आपके मुख्यतः अपनाई जाती है। दो प्रकार से इसको है जो अलग कर दिया जाता है, उसको लाजू आगे चर्चा करेंगे। अगला आता है हमारा ड्राई पीरियड, अर्थात शुष्क काल। क्या होता है, तो पशु के ब्याने के 60 दिन पूर्व दूध निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करना, बंद कर देना, क्या कहलाता है, आपका शुष्क काल करता है। अर्थात पशु के जो है मैं बात करूं तो ब्याने के 60 दिन पूर्व उसके बंद कर देने की जो प्रक्रिया उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क काल बोलते हैं। अगला आता है हमारा प्यूबर्टी या यौवन अवस्था। प्यूबर्टी या यौवन क्या होता है, प्यूबर्टी या यौवन के जीवन की वह अवस्था जो पशु के जन्म अंग पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, विकसित होकर क्रियात्मक रूप से अपना कार्य करने लग जाता है और उन जनन अंगों से हार्मोन निकलने लग जाए तथा संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम हो जाती है। तथा पशुओं में प्यूबर्टी की उम्र है जो क्या होती है, आपके भिन्न भिन्न होती है। संकर जो नस्ल होती है उनमें जो प्यूबर्टी की उम्र है वो क्या हो जाती है, 1 से 1.5 वर्ष की क्या होती है, इसकी प्यूबर्टी क्या रहती है, आयु रहती है। मैं बात करूँ प्यूबर्टी सही शॉर्ट के अंदर क्या होती है, तो वह प्यूबर्टी पशुओं की व्यवस्था होती है जिसके अंदर उसके जो जननांग है वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं और वो जनन करने के लिए क्या हो जाते हैं, योग्य हो जाती है। और जो प्यूबर्टी है वो जो सभी पशु है, या मैं बात करूँ अलग अलग पशु है उनके अलग अलग हो सकते हैं, उनकी नस्ल के अनुसार उनके अलग अलग हो सकती है। और आगे बात करें तो जो हमारी ध्यान रखना, जो संकर गाय की जो नस्ल है उनकी 1 से 1.5 साल की इनकी क्या होती है, प्यूबर्टी स्टेज होती है, यौवन अवस्था होती है। आगे चलते क्वेश्चन। अगले आता है आपका चौथा जो पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें जो डिफरेंट वाला जो क्वेश्चन रहता है, डिफरेंट बिटवीन वाला, तो उसके अंदर है कि पहले इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के अंदर डिफरेंट, इन ब्रीडिंग क्या होती है और आउट ब्रीडिंग क्या होती है। अर्थात पहले इसके अंदर अंतर है कि जीवों में प्रजनन में संतानों के उत्पादन में जो परस्पर या अनुवांशिक रूप से संबंधित होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग बोलते हैं। और इसमें जो क्या होता है, अनुवांशिक रूप से क्या रहता है, आपके असंबंधित रहते हैं, अनुवांशिक रूप से क्या रहते हैं, असंबंधित रहते हैं। ये ब्रीडिंग एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य पाई जाती है। जो आपकी इन ब्रीडिंग है, अंत प्रजनन है, एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य पाई जाती है। जबकि जो आउट ब्रीडिंग है ये अलग अलग प्रजातियों के मध्य पाई जाती है। किसके मध्य पाई जाती है, आपकी अलग अलग प्रजातियों के मध्य पाई जाती है। आनुवांशिक रूप से समान जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो इन ब्रीडिंग के अंदर जो जीव कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसके अंदर समान नहीं होते हैं। मैं बात करूँ अलग अलग आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, अर्थात देखने के अंदर सेम रहेंगे लेकिन आनुवांशिक रूप से इसके अंदर क्या रहते हैं, भिन्न रहते हैं। उत्पन्न संतानों में पावर जो क्षमता है वो क्या रहती है, कम रहती है। इनकी जो बात करूं मैं, और इनकी जो बात करें, इनके जो संभोग है वो भी क्या रहते हैं, संभोग दर क्या रहती है, इनकी अधिक रहती है। जब इनके जो संभोग दर क्या रहते हैं, कम रहते हैं। और इन उत्पन्न संतानों के पावर भी क्या रहते हैं, आपके कम रहते हैं। आगे चलते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेल्फ ब्रीडिंग, बेक क्रॉस। इसके अलावा इसके कि संभोग सफलता दर कम होती है, जिसके अंदर आउट क्रॉस इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चलते हैं आगे।
ये डायग्राम इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। मोस्टली 2 प्रकार का होता है, आपके अंत प्रजनन, रेखीय प्रजनन। इसके बाद में जो बाह्य प्रजनन है, इसके 5 है कि आपके प्रकार है। तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, इनको याद कर लेंगे। यदि प्रजनन से रिलेटेड आवे तो ये आपको जो पूरा पूरा डायग्राम है जो इसके अंदर बना के लाना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो चौथा क्वेश्चन, उसका सेकंड क्वेश्चन के रूप में आता है कि हरे चारे में और जो सूखा चारा है उसके अंदर क्या आपको डिफरेंट बताना है। हरे चारे में और सूखे चारे में क्या डिफरेंट है वो आप लोगों को इसके अंदर बताना है। तो जो आपका सूखा चारा होता है उसकी जो पाचन में बात करूंगी, पाचन जो क्रिया होती है वो क्या रहती है आपकी, धीमी रहती है। जबकि जो हरा चारा होता है उसकी पाचन क्रिया कैसी रहती है आपकी, जल्दी रहती है, अतः पचने में कैसा होता है वो अच्छा होता है, जल्दी पचता है। और उसमें सूखा चारे से वजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि इसमें वजन में क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है। सूखा चारा में जल की मात्रा 15% से क्या रहती है, कम रहती है। जल की मात्रा है वो कितनी रहती है, 15% से कम रहती है। जबकि इसमें जो जल की मात्रा है वो भरपूर मात्रा में रहती है। इसमें जो नमी होती है वो 10 से 15% होती है, जैसे है या साइलेज। और इसके अंदर बात करूँ तो इसमें जो नमी है वो 80 से 90% क्या रहती है, जैसे इसके अंदर बस वो रिजिका आ जाएगा। तो ये हमारा था। आगे चलते हैं। ये आपका जो पेपर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए उनके बारे में आपको एक बार बता दूं। तो क्वेश्चन संख्या 4 जो डिफरेंट बिटवीन वाला था उसके अंदर हमने इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग के बीच में डिफरेंस देख लिया। इसके अलावा शुष्क और हरे चारे के बीच में अंतर देख लिया। इसके अलावा चूजों को पालना, ये 5 क्वेश्चन होंगे। ये दोनों क्वेश्चन हम अभी जस्ट है जो देखने वाले, तो अब देखते हैं इनको पहले कि चूजों को पालना, चूजों को किस प्रकार पाला जाता है। चूजों को पालना, ब्रूडिंग, ब्रूडिंग ऑफ चिक्स जो होता है, चूजों को जो पालने के लिए वो क्या कहलाते हैं, आपके ब्रूडिंग कहलाते हैं। तो देखते हैं चूजों को किस प्रकार पालते हैं। जो ब्रूडिंग, अंडों से चूजा बाहर आने के पश्चात उसे पालना तथा उसके शारीरिक विकास होने को क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग होता है। अर्थात जो कोई चूजा यदि वो अंडे से बाहर आता है और उसको पालना, पालन पोषण करना, ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, आपकी ब्रूडिंग कहलाती है। एक दिन के चूजे से लेकर 4 हफ्ते की आयु, यदि एक दिन से चूजे से लेकर 4 हफ्ते की जो आयु का जो आपके बात करूं चूजा है उसको दड़बे में रखकर पालना क्या कहलाता है, आपको ब्रूडिंग। तथा 4 से 8 सप्ताह की जो उम्र के चूजे होते हैं उनको पालन गृह में क्या रखकर पालने को रिपेयरिंग कहते हैं। क्या आपके जो 4 सप्ताह से कम आयु के जो चूजे होते हैं उनको दड़बे के अंदर पालते हैं। दड़बे जो मुर्गियों का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, दड़बा बोलते हैं। तो उसके अंदर पालना चाहिए। वो 4 सप्ताह से 8 सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनको आप पालन गृह के अंदर पालते हैं, जिसको आपको क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि आपके ब्रूडिंग 4 से 8 सप्ताह की उम्र के मुर्गियों में रिपेयरिंग हाउस में रखकर पालना क्या कहलाता है, आपका रिपेयरिंग कहलाता है। पहले पढ़ लिया था। अगला आता है कि 8 सप्ताह की उम्र में मुर्गियों के उत्पादन अवस्था तक पालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपके गोबर मैनेजमेंट को कहते हैं। ब्रोडिंग मेथड्स, ब्रोडिंग मेथड कौन कौन से, किस प्रकार है जो चूजों को पालते हैं, कौन से मेथड है, इसके अंदर हम 2 मेथड का जनरली प्रयोग करते हैं, नेचुरल मेथड और एक आता है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड क्या होता है कि जो सरकारी संस्था, जो बड़े मुर्गी फार्म होते हैं उनको छोड़कर चूजों को पालना प्राकृतिक विधि से किया जाता है। इस कार्य के लिए देसी मुर्गी का उपयोग किया गया जाता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार 10 से 15 चूजों को रख सकती है। कि इसके अंदर जो आप देखते होंगे जो बड़े फार्म होते हैं मुर्गियों के, और जो सरकारी आवास होते हैं जहाँ पर जो मुर्गियां पाली जाती है, तो वहां पर छोड़ के बाकी है जो इसके अंदर प्यार किया जाता है। इसके अंदर सामान्य उन मुर्गियों के चूजे पाले जाते हैं जो देसी मुर्गियां होती है, और एक मुर्गी कम से कम 10 से 20 चूजों के जो आसानी से पाल सकती है इसके अंदर। अगला आता है हमारे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, इस विधि में चूजे को पालना बिना मुर्गी के, इससे जो आर्टिफिशियल मेथड इसके अंदर जो चूजा होता है उसको बिना मुर्गी की सहायता से पाला जाता है। कृत्रिम रूप से जो चूजे पालने के स्थान को क्या बोलते हैं, ब्रोडर कहते हैं, क्या बोलते हैं। और जो ब्रोडर को जो पालने की क्रिया उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रोडिंग बोलते हैं। अगला आता है कि 5x5 मीटर 5x5 मीटर के लकड़ी के ब्रूडर घर में लगभग 500 चूजे पाले जा सकते हैं। कि जो 5x5 मीटर का यदि आप कोई घर बनाते हैं
तो उसके अंदर लगभग आपके कितने 500 चूजे इसके अंदर क्या किया जा सकते हैं, पाले जा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अगर आता है कि ब्रूडर घर की सफाई के लिए मेलाथियान युक्त पानी से क्या करनी चाहिए, धुलाई करनी चाहिए, ताकि वहां पर किसी प्रकार कोई बीमारियों का क्या ना हो, स्कोप ना या प्रकोप ना हो। ब्रूडर के नीचे प्रति चूजा पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जिसके लिए जिन चीजों का उत्पादन हेतु किया गया उन चूजों के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर स्थान तथा ब्रॉयलर उत्पादक चूजों के लिए 65 से 70 वर्ग सेंटीमीटर का क्या स्थान आवश्यक है। बात करें ब्रूडर घर के प्रथम सप्ताह में 35 डिग्री तापमान होना चाहिए। उसके बाद प्रति सप्ताह जो टेम्परेचर वो आपके कितना होना चाहिए, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके अंदर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला आता है ब्रोडर हाउस में नमी। बात करें तो उस नमी कितनी होनी चाहिए, 40 से 70% के बीच में क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। अधिक नमी होने के कारण खूनी दस्त नामक क्या हो जाता है, आपका रोग हो जाता है। चूजों में चिक राशन नहीं देना चाहिए। इससे 15% पीली मक्का और 42% चावल की पॉलिश एवं 30% मूंगफली की खल खिलानी चाहिए। तो ये कुछ था हमने चूजों के बारे में देखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा ये कि जो दुधारू गाय है उनके लिए हरे चारे का क्या महत्व है। जो दुधारू गाय है उनके लिए हरे चारे का क्या महत्व है, तो उसके बारे में देखते हैं कि हरे चारे के किस प्रकार लाभ है। तो पहला आता है 5 का सेकेंड था ये। तो इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रीन फोडर विच इज काउज, अर्थात काऊ के लिए या गायों के लिए हरे चारे क्या महत्व है। तो पशुओं के हर चारे का होना क्या रहता है, हरे चारे का होना क्या रहता, अत्यंत आवश्यक होता है। सभी किसान चाहते हैं कि उनके जो पशु है वो कैसे रहे, स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा क्या दे, उत्पादन दे, ज्यादा से ज्यादा दूध दे, ज्यादा से ज्यादा मांस का क्या करे, उत्पादन करे। तो आहार एवं वर्ष भर हरे चारे क्या करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। मुलायम व स्वादिष्ट होने के साथ साथ हरे चारे सुपाच्य भी होते हैं, अर्थात पचने में कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, पाचन में जल्दी पचते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें विभिन्न पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें जो जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। पशु की दूध देने की जो क्षमता बढ़ जाती है और खेती में काम करने वाले पशुओं की कार्य शक्ति भी क्या करती है, बढ़ती है। तो ध्यान रखना कि हरे चारे के क्या महत्व है, हरे चारे क्यों देना चाहिए, कि जो दुधारू पशु है उनके तो दूध के अंदर बढ़ती होगी, और जो हमारे मैं बात करूँ बारवाहा है या जो कृषि के अंदर सहायक पशु है तो उनकी कार्य क्षमता के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है, कार्य शक्ति के अंदर उनके क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए हमें चारा देना चाहिए। दाने की अपेक्षा हरे चारे में पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसमें हरे चारे में पशु में विटामिन ए का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है, जिसे कैरोटीन नामक मात्रा में मिल जाता है। तो ध्यान रखना विटामिन ए में कैरोटीन होता है, जो कि पशु को जो हरे चारे से अधिक मिलता है। तो इसलिए हमें हरे चारे की कुछ इंपॉर्टेंस है। हरे चारे के अभाव में पशुओं में विटामिन ए प्राप्त नहीं हो सकता और इससे दूध उत्पादन में भारी कमी आती है और साथ ही पशुओं के रोगों में क्या होता है, ग्रस्त हो जाता है। अर्थात यदि पशुओं को विटामिन ए नहीं मिलता है तो उसके अंदर दूध उत्पादन में भी कमी आएगी और दूध उत्पादन के साथ कमी के साथ साथ पशु है जो बहुत जो रोगों से क्या हो जाता है, बीमारियों से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। अच्छा, चारा स्वादिष्ट, रसदार, सुपाच्य तथा दुर्गंध रहित कैसा होना चाहिए, चारा होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारे हरे चारे को लेकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारे छठे का रहने वाला है कि गायों की देशी दुधारू नस्लों का क्या महत्व है। गायों के जो दुधारू और जो देशी नस्ल है उनका क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन विच ब्रीड ऑफ काउज। तो क्या महत्व इनके बारे में देखते हैं। दुधारू गायों का क्या महत्व है। तो दुधारू नस्ल, इस नस्ल की जो गायें होती है वो 1500 से 2000 दूध लीटर जो दूध प्रति ब्यान देती है। अर्थात एक ब्यान के अंदर कितना 1500 से 1500 से 2500 लीटर दूध देती है। एवं इनके जो बैल होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इसके अंदर कुछ नस्लों की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर बात करें प्रमुख दुधारू नस्लों की बात करूं मैं आपके, तो प्रमुख दुधारू नस्ल कौन कौन सी है। तो एक आपकी आएगी साहिवाल। साहिवाल प्रमुख दुधारू नस्ल के अंदर आती है। इसके अलावा गिर, इसके अलावा राठी, एक लाल सिंधी और एक देवनी। ये 5 है जो किसके अंदर दुधारू नस्लों के अंदर आती है। तो इनके बारे में हमें थोड़ी देख लेते हैं कि ये क्या होती है।
तो जैसी नस्ल है उसके अंदर ये आपके क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कौन सी द्वीप परियोजनीय है, कौन सी भारवाही है और कौन सी आपके दुधारू नस्ल से मल्च ब्रीडिंग से। तो दूध उत्पादन वाली प्रमुख 5 ब्रीड मैंने आप लोगों को बताई थी, गिर, साहिवाल, राठी, देवनी और रेड सिंधी। तो ये 5 इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिर की। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुर जिले इसका है जो वितरण क्षेत्र है। कोई इंपोर्टेंट नहीं है, यदि आज याद रहे तो लिख लेना। इसके अलावा मेन इंपोर्टेंट चॉइस ये है कि इसका जो रंग है वो लाल, भूरा, सफेद धब्बे जो तो चॉकलेट या संपूर्ण शरीर पर क्या होता है काले धब्बे पाए जाते हैं। देखने के अंदर मध्य आकार और गठिल व अनुपातिक शरीर वाली नम्र स्वभाव वाली नस्ल है। और इसका शरीर कैसा होता है बड़ा और संग्रह होता है, नैरो टाइप का होता है, तथा जो ललाट होता है वो फोरहेड टाइप का अर्थात उभरा हुआ इसका क्या होता है ललाट होता है। इस नस्ल के कान लंबे और लटके हुए होते हैं, पेंडुलम्स के जो घड़े हुए पेंडुलम ठीक उसी तरह इसके लटके हुए हैं। पत्ती से मिलते जुलते कान होते हैं, सींग मध्यम आकार के होते हैं, पीठ सीधी, इसकी जो पीठ है वो कैसे होती है सीधी होती है। ये इसका एक प्रमुख गुण है, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट कर सकते हो। इस नस्ल का सबसे मुख्य गुण है कि इसकी चाबुकनुमा पूंछ होती है, इसे जमीन पर लगभग आपके स्पर्श करते हुए स्विच युक्त होती है, जो शरीर के अनुपातिक होती है। तो ये हमारी गिर साहिवाल नस्ल थी। इसके अलावा जो वो गिर थी, ये साहिवाल के बारे में देखते हैं। साहिवाल का जो उत्पत्ति स्थान है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान माना जाता है। क्या माना जाता है आपका मोंटगोमरी, जो कि आपके काम पर है पाकिस्तान के अंदर है। और इसको लोला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो शरीर होता है वो ऐसे ढीला ढीला शरीर होता है, इसके इसको लोला भी बोलते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर इलाके अर्थात मैं बात करूं तो राजस्थान के जो नॉर्थन राजस्थान है, जैसे हम राजस्थान का मेयर बनाते हैं, तो इसके अंदर जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो बेल्ट है इसके अंदर ये नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा इस बेल्ट के अंदर इसके आसपास वाले राज्य जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपको पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, तो इनमें भी ये प्रमुखता पाई जाती है। इधर यूपी इसमें भी पाई जाएगी। तो ये प्रमुख इसका जो क्या रहने वाला है, ये मैं बात करूँ तो उत्तरी या नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ राजस्थान के अंदर ये प्रमुखता से पाई जाने वाली आपकी क्या ब्रीड है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है आपका लाल भूरा इसका रंग होता है। इस नस्ल का शरीर भारी व सममित होता है, ढीली ढाली त्वचा, चौड़ा ललाट तथा बड़ा और लटका हुआ सिर होता है। इसका सींग छोटे और कैसे होते हैं पास होते हैं। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो किस प्रकार जो आपके साहिवाल नस्ल होती है। इसके अलावा इसका शरीर लंबा और पैर कैसे होते हैं छोटे होते हैं। और नर पशुओं में आपके हम सुविकसित होते हैं। इसकी जो पूंछ होती है वो भी कैसे होते हैं आपके चाबुकनुमा और लंबी होती है, चाबुक की तरह होती है इसकी पूंछ। इसके अलावा राठी राठी है वो भी हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे आपके मैं बात करूँ तो नॉर्थ राजस्थान की क्या है प्रमुख नस्ल है, जो कि हमारे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू वाले पार्ट के अंदर इसके अंदर क्या पाई जाती है बहुत आज पाई जाती है। इसके अलावा एक नया जिला बना हमारा अनूपगढ़, तो वहीं पर पाई जाती है। आगे देखते हैं इसका जो रंग होता है वो लाल भूरा होता है। कैसा होता है लाल भूरा इसका रंग होता है। शरीर पर कैसे बाल पाए जाते हैं सफेद बाल पाए जाते हैं। मध्यम आकार की नस्ल है, शरीर सिर छोटा होता है, पीठ सीधी होती है। और इसका जो ड्यूलैम्प होता है वो कैसे होता है सुविक्ष होता है। और अयन अर्थात जो इसका अडर है वो भी कैसे होता है मध्यम आकार का इसका अडर होता है। ये हमारी मैं बात करूँ राठी को, इस नस्ल के बेल होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे अच्छे और भारवाक होते हैं। इसका जो औसत दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति व्यांत होता है, अर्थात लोकेशन परिजन प्रति दूध का व्यांत। तो राठी गाय प्रजनन के अंदर इसका कहाँ पर है नोहर के अंदर है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हो इंपोर्टेंट करके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था छठे का। अब बात करते हैं छठे के दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो जो छठे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान, कि गाय और भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान उसके बारे में जो चर्चा करते हैं उस पर। तो सबसे पहले आता है कि गर्भाधान के बारे में देखते हैं कि गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उससे विभिन्न प्रिंट के माध्यम से या प्रिंट मीडियम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो जो सांड वगैरह होता है उनसे जो स्पर्म होता है वीर्य होता है उसको क्या किया जाता है एक स्टोर कर लिया जाता है, एक तरह कर लिया जाता है। और बाद में उसी वीर्य का क्या किया जाता है गायों का जो गर्भवती करवाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये सूचित किया गया है कि वीर्य सरल पदार्थ कई वर्षों तक क्या रहता है सुरक्षित रखा जा सकता है। जो हमारा जो वीर्य होता है उसको कई जो तरीके सुरक्षित रखा जाता है।
इससे प्राप्त किए गए वीर्य की आपके वीर्य को मां के गर्भ में रखने के लिए एक शिशु का आयोजन किया जाता है। इसके लिए कृत्रिम क्रिया कहा जाता है। अर्थात जो मैं बात करूँ, ये जो क्रिया है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो स्पर्म होता है उसको पशु के गर्भाशय में छोड़ा जाता है और वहां से एक जो नया जो बछड़ा ऐसा कुछ किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके कौन कौन से लाभ है इसके, उसके बारे में एक बार नजर घुमा लेते हैं। तो इसका पहला लाभ है कि प्राकृतिक कारण की तुलना में कृत्रिम कारणों से कई लाभ होते हैं। प्राकृतिक कारण हो या नो, लेकिन कृत्रिम कारण इसमें क्या होता है, मुख्य होता है। इसके अंदर बता रखा है कि पहला है कि इस विधि से संबंधित संबंध आसानी से होते हैं। इस विधि में असंतुलित गायों और भैंसों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बात करूं कि कृत्रिम बनावट में सांड के आकार या भार का अनुमान के समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस विधि में एक सांड में एक साल में 60 से 70 गायों को क्या किया जा सकता है, प्रजनित करवाया जा सकता है या गर्भधारण किया जा सकता है। ये जो लाइन है ये हमारी इंपोर्टेंट लाइन है। ये हो सकता है आपसे जो टाइम का पूछ ले कि एक सांड जो एक गायों को है, जो एक सांड द्वारा कृत्रिम जो है या कृत्रिम गर्भधारण विधि द्वारा कितने जो गायों को प्रजनित किया जा सकता है, तो ध्यान रखना 60 से 70 गायों को एक सांड क्या कर सकता है, प्रजनित कर सकता है। और इस कृत्रिम गर्भधारण द्वारा श्रेष्ठ गुण वाले को अधिक उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जनन संबंधी रोग लगने में क्या रहती है, संभावना कम रहती है। तो ये देख लेना आप। अगला आता है कि जो परिष्कृत जो वीर्य होता है उसको सुगमता से लगभग दूसरे स्थानों पर ले जाया जा सकता है। अर्थात जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर ये वीर्य क्या रहता है, आसानी से होता है। एक वीर्य को दूसरी जगह उसको जो लाया या ले जाया जा सकता है। अगले आते हैं इसकी सीमाएं अर्थात लिमिट्स कौन कौन सी इसकी, उनके बारे में देखते हैं कि कृत्रिम जाति के लिए पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है। अर्थात अभी कृत्रिम रूप से यदि आप गर्भधारण करा रहे हो तो आपको किसी न किसी डॉक्टर के जो कंपाउंडर होते हैं एलएस वगैरह, उनकी क्या करनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। इस विधि में विशेष उपकरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। विशेष उपकरण जैसे आप जानते हो जो वीर्य को है गर्भाशय के अंदर छोड़ने के लिए किसी यंत्र की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने नाम सुना होगा क्रायोकेंजार यंत्र, जिसका टेम्परेचर 196 डिग्री होता है, अर्थात -196 डिग्री इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जो कि हमारा जो स्पर्म होता है उसको क्या रहता है, सुरक्षित रखने का, स्टोर करने का क्या रहता है, काम करता है। तो उसको भी इस प्रकार के इस उपकरणों की क्या पड़ती है, इसके अंदर जरूरत पड़ती है। और इस विधि में एक सावधानी और सफाई का क्या रखना, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको सफाई का भी क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इस विधि में यदि पूर्ण सावधानी न बरती जाए तो दूर के रास्ते विदेशों में वीर्य के स्थान पर कई संक्रामक बीमारियों के आने की भी संभावना होती है। तो यदि हम इसमें सफाई का या कोई ध्यान नहीं रखें तो संक्रामक जो बीमारी होती है उनका इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले 7वें की बात करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए स्थान का क्या महत्व है और गाय की पूंछ वाली विधि या आवास पद्धति के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। टेल टू टेल जो विधि उसके बारे में बताना और डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए स्थान का क्या महत्व है तो उसके बारे में बताना। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वह कि बछड़ियों के लिए खीस का क्या महत्व है। जन्म से 3 माह तक की आयु के बछड़ियों को खिलाई या पिलाई की सारणी का वर्णन कीजिए। क्या खिलाया जाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, उनके बारे में इसके बारे में वर्णन करना। हाँ, तो आगे चलते हैं। क्या जो डेयरी है उसके बारे में बताते हैं कि डेयरी के लिए स्थान का क्या महत्व है कि हम अपने डेयरी व्यवसाय को अधिक से अधिक क्या कमाना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या लाभ बनाने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, प्रयास रहते हैं। और हम इससे अच्छा चारा और अच्छा प्रबंधन प्रदान करते हैं। अच्छा चारा और अच्छा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हम इसके लेकिन ऐसा करते समय आपको अपने फार्म पर एक साथ विकसित करने के लिए नई
गायों को खरीदना पड़ेगा। यदि आप कोई नया डेयरी फार्म लगा रहे हो तो उसके लिए आपको एक साथ नई है जो किस्म की या नई वेराइटी की या मैं बात करूँ नई नस्ल की ब्रीड किया और गायों के करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए पशुओं को फार्म में पालते हैं या दूसरे किसानों को खरीदते हैं। आपको ऐसा जानवरों को खरीदने के लिए बैंक से लोन भी रखिए तो क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए। आगे बात करें डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या होती है डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आती है कि प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय क्या होते हैं? इसमें हमारे पास होने वाले पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जैसे कि गायों को खरीदना, गायों के आवास की लागत और साथ ही इसके लिए आवश्यक उपकरण। बैंक आपको द्वारा राशि के आधार पर ऋण देता है। अगला आता है आपके पूंजी लागत या पूंजीगत लागत। पशुओं को खरीदते हैं तो उसके अंदर हमें पूंजी की आवश्यकता होती है गायों के आवास के लिए, और उसके निर्माण, जो गायों का आवास उसके निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं कि इस परियोजना में रिपोर्ट में हमारे वित्तीय योजना रिपोर्ट भी हमारे जानवरों की संख्या के अनुसार आपके बात थ्रेशिंग मशीन द्वारा निकालते हैं। इसके अलावा इसको सुखाने के लिए बर्तन चाहिए, साइलेज सिस्टम आपको चाहिए, चारा परिवहन। इसके अलावा बात करूं तो भंडारण स्थान आदि के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होती है। हाँ तो आगे चलते हैं। और अन्य क्या कॉन्सेप्ट ये होता है डेयरी के अंदर, तो इसमें आपको बिजली है, इससे संबंधित लागत है, पानी की आपूर्ति है, भंडारण लागत है, इसके अंदर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तकनीकी भी हिस्सा इसके अंदर लाना पड़ेगा। जैसे यदि आप कोई परियोजना की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, यदि आप अपने जानवर के आहार है, स्वास्थ्य है, दूध उत्पादन है, प्रजनन है, गोबर उत्पादन के बारे में भी क्या रहते हैं, सोच रहे हैं, तो इनके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, डेयरी की क्या करनी पड़ेगी, आवश्यकता करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन था टेल विधि द्वारा, पूंछ द्वारा विधि द्वारा, तो वो यदि क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा वही रहने वाला है। इसके अंदर बात करें तो सातवां का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि बछड़ियों का जो है उसके अंदर खीस का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रस्टल, इसका क्या महत्व है, कोलोस्ट्रम का क्या महत्व है। तो देखते हैं कि खीस किस प्रकार उपयोगी है। तो डिलीवरी के बाद स्तनों में जो पहला दूध आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं। और ध्यान रखना खीस के अंदर, तो इसके अंदर एक एंटीबॉडी पाई जाती है IgG, जो कि हमें क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, रोगों के प्रति क्या देती है, हमें प्रतिरोधकता देती है। और इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए के अंदर क्या होता है, आपका कैरोटीन होता है। और इम्पोर्टेंट ध्यान क्या रखनी कि जो कीस है वो टोटल पशु के शरीर भार का 1/10 देना चाहिए। इतना उसको क्या देना चाहिए, दूध खीस देना चाहिए। इसके अलावा और खीस के क्या लाभ है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर बता रखा है कि ये जन्म के बाद पहली बार शिशु दूध के रूप में कोलेस्ट्रोमी पीता है, इससे उसे कई तरह के क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व जिससे इम्यूनिटी मिलती है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो कई प्रकार के रोग और बीमारियों से लड़ सकता है। अगला है कि यह शिशु के इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए भी क्या करता है, काम करते हैं, और अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज जैसी कोशिकाओं को क्या करते हैं, निर्माण करता है। अगला आता है कि इसमें सेक्रेटरी हीमोग्लोबिन ए नामक एंटीबॉडी भी उच्च मात्रा में होती है, इसलिए इसको लोअर स्ट्रीम शिशु और संक्रमणों से बचाने के कारगर। कोलेस्ट्रॉल में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चे के तंत्र के विकास में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा इसमें जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी शिशु के संपूर्ण में विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो ये भी क्या रहता है इसके अंदर। और डिलीवरी के बाद कब तक आता है दूध, तो डिलीवरी के ध्यान रखना 3-4 दिनों तक स्तनों में क्या रहता है, आपका आता है। और लगभग 5वें दिन आपके मैं बात करूँ ब्रेस्ट मिल्क आना क्या रहता है, शुरू हो जाता है, जो कि पतला और कैसा होता है, सफेद होता है।
तो खीस होता है वो हल्का कैसे होता है, हल्का पीलापन लिया होता है, इसके अंदर कैरोटीन की मात्रा होती है। तो ध्यान रखना, जो फ्रेश दूध कब आता है, तो फ्रेश दिन डिलीवरी के 5 दिन बाद में आना प्रारंभ हो जाता है। जो कि खीस होता है वो गाढ़ा होता है, जबकि जो दूध होता है वो हल्का आपके पतला और सफेद रंग का होता है। 3 माह की आयु में बच्चों को क्या खाने पिलाना चाहिए, उनके सारणी के बारे में बताना है। तो 0 से 5, यदि 5 दिन का कोई है तो उसको शरीर भाग 1/10 का पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए। यदि कोई 20 दिन का या 6 से 20 दिन के बीच का कोई बच्चा है तो उसको 1/10 का पूर्ण दूध पिलाना चाहिए। पहले खीस पिलाना और उसके बाद में क्या पिलाना, उसको दूध पिलाना। आगे आता है 21 से 30 दिन, अर्थात यदि कोई है अर्थात 1 महीना का हो गया तो उसको 1/10 दूध उचित चारा भी क्या देना चाहिए। और 31 से 60 अर्थात 2 महीने का यदि कोई बच्चा हो गया तो उसको उचित मात्रा में दूध के साथ क्या देना चाहिए, हमें चारा भी देना चाहिए। यदि कोई 3 महीने का बच्चा हो जाए तो 61 से लेकर 90 अर्थात उसे शरीर के 1/25 शरीर भाग क्या देना चाहिए, दूध और क्या देना चाहिए, हरा चारा देना चाहिए। यदि ये सब हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो बछड़ा हो एकदम पूर्ण स्वस्थ रहेगा और उसका जो विकास है वो शारीरिक और मानसिक और अनुवांशिक रूप से क्या रहता है, अच्छा रहता है। अगला नेक्स्ट साल का जो पेपर है हमारा 2020-21, 2020-21 के पेपर के बारे में मैं जो चर्चा करने जा रहे हैं, पहले इसके अंदर क्वेश्चन है हमारा संतुलित आहार। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो न्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 2 इंक्लूड, इसके अंदर हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों के जो पेपर सॉल्यूशन है वो आपको जल्दी है जो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले इस सरोकार के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी हमारे थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको हमें जो कवर कर ही दे, और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितने भी हमारे पेपर है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, चाहे 5th ईयर का हो, सारे हैं जो यहाँ पर सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी है जो एक बार पुनः है जो आपको कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप भी है जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कभी भी टाइम आपके कोई भी है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ सकती है। इसके अलावा आपके न्यू टाइप के साथ साथ आपकी मैं बात करूँ तो आपके इस बार गेस्ट पेपर भी है जो हम आपके बीच में लाने की जो पूरी कोशिश करेंगे। तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। अगला आता है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार के बारे में हम जो चर्चा करते हैं, संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसके अंदर उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व सही अनुपात में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। इन ब्रीडिंग अभी हमने जब डिफरेंट वाला क्वेश्चन देखा तो सेम वहां पर इसकी परिभाषा भी देखी थी कि दो समान जीवों के या समान जाति के जीवों के मध्य या जो ऐसे जीव जो अनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, उनके बीच में यदि किसी प्रकार का क्रॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग बोलते हैं। दूध काल अर्थात लेसन वन क्या होता है, तो दूध काल क्या होता है। दूध काल अभी हमने पढ़ा है कि पशु के ब्याने से लेकर उसके जो 60 दिन से पूर्व का जो टाइम पीरियड होता है उसको दूध काल के नाम से जानते हैं। तीनों डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी। इसके अलावा तक डिबिकिंग। डिबिकिंग क्या होते हैं, तो डिबिकिंग होते हैं कि मुर्गियों में जो चोंच काटने की जो कीड़े होती है उसको किस नाम से जानते हैं, डिबिकिंग से जानते हैं। और जो डिबिकिंग जो कीड़े हैं वो एक डिबिकर करके यंत्र आता है, उस डिबिकर यंत्र से ये कीड़े की जाती है। और ध्यान रखना जो ऊपरी चोंच है मुर्गियों की, जो ऊपरी चोंच है वो 1/4, जो निचली चोंच है वो 1/8 काटी जाती है। तो ये इतना है, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा डीवर्मिंग। देखो वर्म का मतलब होता है कीड़े, डी का मतलब निकालना, अर्थात मुर्गियों के अंदर पेट में से कीड़े निकालने की जो कीड़े हैं तो उसको क्या नाम से जानते हैं, डीवर्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला आता है डिफरेंट ऑफ द फॉलोइंग। निम्न के बीच में आपको अंतर बताना, आउट क्रॉसिंग और आपके क्रॉस ब्रीडिंग के बीच में। और अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा दाना और बांटा के बीच, सॉरी दाना बांटा और चारा के बीच में, इनके बारे में आपको क्या बताता अंतर बताना। तो ये अंतर आपका वापस क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। आउट क्रॉसिंग वाला ही आपके क्या रिपीटेड है।
और इसके बारे में हमें जो अंतर के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर आप इस हार्नेस से जो अंतर निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है कि इसके अंदर जो चारा होता है वो टोटल जो हमारा आहार होता है पशु का, उसका 2/3 भाग होता है, जबकि जो हमारा दाना और बांटा होता है वो 1/3 भाग होता है। परसेंट के अंदर बात करें तो 66%, और ये कितना होता है हमारा 33%। यदि आप पूरा 100% यदि किसी पशु को आहार देते हो तो उसके अंदर 2 से 3 बटा क्या होता है, 2/3% या 66% तो क्या रहेगा आपका चारा रेफ्रिजरेटर रहेगा, क्योंकि जो 100 है उसमें से 1/3 अर्थात 33% क्या रहने वाला आपका दाना या बांटा रहने वाला। चारा के अंदर क्रूड फाइबर की बात करें, कच्चे रेशे की बात करें, तो यह होता है हमारा 18% से अधिक, जबकि जो दाना होता है उसके अंदर कितना होता है, क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। 2 अंतर ये होगी इसके अंदर। इसके अलावा टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट उनके बारे में बता सकते हो कि इसके अंदर 60% क्या होता है, कम होता है, जबकि उसके अंदर क्या होता है 60% से अधिक होता है। और ये चारा होता है ये 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है आपका सूखा चारा, एक होता है हरा चारा। दोनों के बीच में मैंने आपको अंतर बता दिया था। सूखा चारा 2 प्रकार से हो सकता है, दलहनी फसलों के लिए और ये दलहनी फसलों वाला। दलहनी फसलों के अंदर आपका हे आ जाएगा, और ये दलहनी के अंदर आपके ज्वार बाजरा मकई आ जाएंगी। हरा चारा भी 2 प्रकार से हो सकता है, अर्थात दलहनी फसलों का और ये दलहनी फसलों का। चावल और रिचका बसे में या तो दलहनी के अंदर आ जाएंगे, और ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये दलहनी का। तो आप इनके एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा इधर बात करें तो जो आपका दाना होता है वो 2 प्रकार का, प्रोटीन युक्त और कार्बोहाइड्रेट युक्त। तो दाना होता है 2 प्रकार, प्रोटीन युक्त और कार्बोहाइड्रेट युक्त। जो प्रोटीन युक्त होते हैं उसके अंदर वनस्पति जनित पशु जनित ऐसे आ जाएंगे, उसके अंदर पूर्ण दाना खाद्य पुरुषता वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इसके बीच में क्या था, डिफरेंट था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, खीस तथा इसके लिए बछड़ों के लिए क्या उपयोगिता है। तो ये खीस वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने देख के आए थे, ये वापस हमारा क्वेश्चन है, रिपीट है। ये आपका क्या हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉयलर की देखभाल के लिए और उनके प्रबंधन के लिए आपको बताना है कि ब्रॉयलर की देखभाल कैसे करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। जो बछड़े और खीस वाला था उसको एक बार वापस आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई एक्स्ट्रा यदि कोई हमें पॉइंट मिल रहा है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे नवजात बछड़े का जो भोजन होता है, तो बछड़े के भोजन को 1 से 2 घंटे बाद में क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए। जन्म के पश्चात 3 से 4 दिन तक उसे क्या करना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए। और हमने यह भी पढ़ा है कि 5वें दिन क्या हो जाता है, आपका फ्रेश दूध आना प्रारंभ हो जाता है। बछड़े की 2 माह की उम्र में मिल्क रिप्लेस अर्थात दूध प्रतिस्थापक देना चाहिए। 4 माह की उम्र में इसको काफ स्टार्टर देना चाहिए। जो खीस नवजात है उस बछड़े का क्या होता है, मुख्य आहार होता है। खीस होता है वो रेचक होता है, इसके अंदर दस्तावार हल्का दस्तावार होता है। इसके अलावा खीस के अंदर आपके मैं बात करूँ आईजीजी क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, जो आपके क्या करते हैं, बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करते हैं, विकास करती है। शरीर के बछड़े का 1/10 भाग क्या देना चाहिए, खीस देना चाहिए। इसके अलावा बछड़े की पहली जो विष्ठा होती है उसको मेकोनिम बोलते हैं। इसके अलावा बछड़े का पहला आमाशय 4 माह की उम्र में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो ये इसके अलावा हम लोग और भी फैक्ट पहले देख लिए, तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हो। अगला आता है हमारे जो ब्रॉयलर चूजे वगैरह होते हैं, तो उनको किस प्रकार है जो पालते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। और ये भी क्वेश्चन आपका सेम वापस रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो। सेम उसी के बारे में बता रहे हैं, वही ब्रॉडिंग के 2 मेथड बता रहे हैं, नेचुरल मेथड और। तो ये भी क्वेश्चन आपका कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है कि मुर्गियों में सामान्य विषाणु जनित रोगों के बारे में बताना। विषाणु जनित रोगों के बारे में बताना आपको। देखते हैं कौन से जो मुर्गियों के अंदर विषाणु जनित रोग है। तो मुर्गियों की प्रमुख बीमारियां उसके अंदर बात करते हैं कि विषाणु जनित कौन से। पहला आता हमारा रानीखेत। रानीखेत के बारे में देखते हैं।
हाँ, तो मुर्गियों के रोगों के बारे में हम देख रहे थे। पहला आपका आता है रानीखेत। ये इसका अन्य नाम न्यूकैसल है। ये मुर्गियों की एक प्रमुख बीमारी है। कम उम्र के चूजे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और वर्षा ऋतु में प्रभाव इसका जो मैं बात करूँ प्रकोप वो क्या रहता है आपका अधिक होता है। इसका रोग कारक क्या है, उसका क्या नाम है, तो पैरामिक्सो विषाणु। इसका लक्षण क्या है, तो इसके अंदर जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होता है आपका श्वसन अंग या जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या रहता है इसमें प्रभावित होता है। पशु को जो मुर्गी वगैरह होते हैं तो जो चूजे होते हैं उसको अंदर सांस लेने में क्या होती है दिक्कत होती है। इसके अंदर मतलब हाँफते हुए क्या लेते हैं सांस लेते हैं और पैरों और पंखों में क्या हो जाता है लकवा हो जाता है। इसके रोकथाम क्या कर सकते हो, प्रथम दिन F1 स्ट्रेन वैक्सीन क्या क्या लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। आज सप्ताह की आयु के अंदर R2 स्ट्रेन वैक्सीन क्या आता है टीका लगाता है, जिसकी जो प्रतिरक्षा रहती है वो कितना रहती है लाइफ टाइम इसके क्या रहते हैं प्रतिरक्षा रहते हैं, तो वो आपको क्या करना चाहिए लगाना चाहिए। आगे आता है आपका चेचक। चेचक जिसको फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं। ब्रॉयलर के 8 से जो ब्रॉयलर होते हैं उनके 8 से जो 12 सप्ताह के चूजा होते हैं जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा क्या करता है ये प्रभावित करता है। गर्मियों में होने वाला यह रोग है। मुर्गियों में जीवन काल में सिर्फ कितनी बार होता है, एक ही बार क्या होता है ये रोग होता है। इसका जो रोग कारक उसका नाम विषाणु है। इसके 3 प्रकार जो मुर्गियों के अंदर जो रोग होता है उसका नाम है बारलियोटा एवियम। क्या नाम है आपका, बारलियोटा एवियम। इसके अलावा जो टर्की में होता है उसका नाम है बारलियोटा मेलिगेरिडिस। इसके अलावा जो कबूतर होता है उसका नाम है बोरलियोटा कोलम्बिस। तो यहाँ से इस कोलम्बिस से केस है, आप कबूतर का क्या भी क्या रखते हो याद रखते हो, तो इसमें केस इसको याद रख लेना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हमारा मुर्गी वाला है तो उसको याद रखना बोरलियोटा एवियम। इसके लक्षण क्या है, तो जो चेचक होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की चेचक होती है। सूखी त्वची चेचक, आर्द्रेट डिप्थीरिया चेचक, तीसरे होते कोराइजा चेचक। मैं बात करूं सूखी या त्वचा चेचक की, तो ये कलंगी चेहरे में गलचरण पर क्या होता है सूखी पपड़ी पड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं सूखी या त्वचा चेचक। दूसरे होते हैं हमारे आंद्रिया डिप्थेरिया। इसके अंदर क्या होता है, तो मुख तथा ग्रसनी मुख तथा ग्रास नली क्या होती है इसके अंदर प्रभावित होती है। कोराइजा चेचक नासिका के अंदर क्या होता है इसका संक्रमण, तेज बुखार। पशु जो मुर्गे होते हैं उसके अंदर क्या आ जाता है, जो चूजे होते हैं उनको तेज बुखार भी आ जाता है। इसके अंदर कलंगी चेहरे तथा टांग तथा चोंच पर छोटे क्या हो जाते हैं फपोले पड़ जाते हैं। रोकथाम में उपचार घावों पर आपके सिल्वर नाइट्रेट या पिकड़े कम्बल का क्या करना चाहिए, घोल लगाना चाहिए। इसके अलावा बात करें जिसके 2 से 3 सप्ताह की आयु में अंडे देने वाली मुर्गियों में तथा कम उम्र के चूजों में पीजन पॉक्स या पीजन पॉक्स वैक्सीन क्या क्या लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। जो इसकी जो प्रतीक्षा है वो कितनी रहती है हमारी 6 से 8 सप्ताह होती है। 6 से 8 सप्ताह के जो आयु के होते हैं चूजे उनमें फाउल पॉक्स वैक्सीन क्या आता है टीका आता है उसको लगाना चाहिए, जिसकी जो प्रतीक्षा रहती है वो कैसे रहती है आपके जीवन पर्यंत इसकी क्या रहती है प्रतीक्षा रहती है। टीकाकरण समय गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व क्या लगाना चाहिए, टीका लगा लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी के अंदर ये रोग क्या रहता है थोड़ा ज्यादा होता है। मेरेक्स रोग की बात करें, हिपिस वायरस नामक करके वायरस होता है उससे ये रोग होता है। 1 से 5 माह की मुर्गियां क्या होते हैं सर्वाधिक प्रभावित होती है। 1 से 2 माह की आयु में मेरेक्स वैक्सीन क्या क्या लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। खूनी पेचिश या कोक्सीडोसिस ये जो रोग है ये वायरस जनित तो नहीं है लेकिन ये प्रोटोजनित कैसे आपका प्रोटोजनित ये क्या आपका रोग है, तो इसके बारे में आप इसके बारे में बता सकते हो। वैसे पूछे वायरस जनित के बारे में, तो ये 3 ऐसे प्रमुख रोग है मुर्गियों के अंदर जो आपके कैसे वायरस से होने वाले रोग है। तो इनको एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो बात करूं डेयरी पशुओं के लिए हरे चारे का महत्व है। जो डेयरी वाले पशुओं के लिए हरे चारे क्या महत्व है, तो ये सेम क्वेश्चन वापस हमने देखा ही था 2019-20 वाला जो पेपर था उसके अंदर ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की 7वीं की, इसके अलावा आप बकरियों की देख रेख एवं उनका प्रबंधन, ये क्वेश्चन वापस आपको मिलेगा 2023-24 वाले पेपर के अंदर। जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2023-24 उसके अंदर ये वापस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप बकरियों का प्रबंधन किस तरह से कर सकते हो, तो उसका आवास उनका आवास क्या होना चाहिए, उनकी बात करूं उनका आहार के रूप में उनको क्या देना चाहिए, उनका उसके बारे में लिख सकते हो, इनके प्रजनन के बारे में लिख सकते हो। तो ये आपको इस बकरियों के बारे में बताना। अभी हम जो 23-24 वाला पेपर करेंगे तो उस टाइम इस क्वेश्चन के बारे में और देख लेंगे। अगला 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्व को विस्तार से समझाइए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर पशु का क्या योगदान है, तो उसके बारे में आपको बताना है।
तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की कि पशुपालन कृषि का एक क्या अभिन्न अंग है। कृषि का एक अभिन्न अंग क्या आपका पशुपालन है, और जिसे पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने का सबसे आपका बात करूं आशाजनक क्षेत्र माना जाता है। भारत में पालतू पशुओं के दूध उत्पादन करने वाले पशुओं का विशेष महत्व रहा है। आज दूध उत्पादन डेयरी व्यवसाय एक डेयरी उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। तो ये डेयरी है जो एक डेयरी उद्योग के रूप में क्या हो चुका है, स्थापित हो चुका है। आज भी अपने जो फार्म वगैरह पर है जो एक से अधिक पशुओं का उपयोग करके मैं बात करूँ बहुत सारे जो नए नस्ल के पशु लाकर डेयरी फार्म को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और ये एक जो कृषि के साथ एक आमदनी के क्या आपका एक्स्ट्रा स्रोत है, तो इसलिए आप ये एक प्रकार से मैं बात करूं तो आजीविका का भी क्या आपका स्रोत है। डेयरी का क्या क्या महत्व है, तो ये था डेयरी का महत्व है कि भाई इससे पेय पदार्थों की पूर्ति होती है। जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं, मैं बात करूँ दूध हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, इसके अलावा दूध एवं दही से बने जितने भी उत्पाद हो गए, हमारे श्रीखंड वगैरह हो गए, इसके अलावा घी वगैरह हो गया, तो इन सभी को जितने भी हमारे पेय पदार्थ है इनको भी क्या मिलता है, हमें प्राप्त मिलते हैं, जिनसे हमें आय के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये इसके अंदर बताते हैं। इसके अलावा आजीविका, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हजारों लोग हैं जो दूध जो गाय भैंसे पालते हैं, वो दूध बेचते हैं, उनसे हमें आजीविका को बढ़ा मिलता है, आमदनी के अंदर उसके क्या मिलते हैं, बढ़ावा होता है। गाय भैंस पालकर उनके दूध बेचकर उनकी आजीविका क्या करते चलाते हैं। तो आजीविका के अंदर भी इनका क्या योगदान। इसके अलावा व्यवसाय, मुर्गियों का व्यवसाय के अंदर भी क्या है योगदान है। जैसे पशुपालन, शहरों में दूध को बेचकर आमदनी इसको अर्जित करते हैं। दूध को आसानी से संसाधित करके अन्य उत्पाद जैसे कि दही, घी आदि मिठाई है जो उनको बेचकर भी आप क्या कर सकते हो, व्यवसाय अपना चला सकते हो। इसके अलावा चलता फिरता बैंक भी इनको बोल सकते हो, क्योंकि जो मुर्गी सॉरी जो बकरी होते हैं उसका जो दूध है, इसके अलावा आप ऊँटनी का दूध जो कि आपके डेंगू वगैरह के अंदर बकरी का दूध काम आता है, मलेरिया के अंदर इनके जो दवाइयाँ वगैरह बनती है तो इनके लिए काम आता है। जो दूध है जो बहुत महंगा बिकता है, तो ये हमारे लिए आजीविका का स्रोत है। इसके अलावा इनसे हमें नियमित आय क्या होती है, प्राप्त होती है, ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा जहर मुक्त खेती, अर्थात यदि हम खेती करते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रसायनों का, पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन पशु है तो वो कम से कम है जो पेस्टिसाइडों का यूज करते हैं, या ऐसा मैं बोलूँ कि बिना जहर के जो चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो दूध प्राप्त होता है उसके अंदर हमें औषधि गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये कुछ इसके महत्व है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 7वां का थर्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि आप किसको 5 किस्म बात करूँ नस्ल दे रखी है, उसके 5 के बारे में आपको कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट आपको ये बताना है। तो इनके नस्लों का मूल स्थान क्या है, इनका वितरण क्या है, शारीरिक विशेषता क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है, इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखकर या इनको इन पर लिखना है। तो चौकला जो कि हमारी एक भेड़ की बात करूँ नस्ल है, गिर जो कि किसकी है, गाय की है, मुर्रा जो कि किसकी है, हमारी भैंस की नस्ल है, सिरोही जो कि बकरी की नस्ल है, और व्हाइट लेगोन जो कि हमारी मुर्गी की है। तो इनके बारे में जो 5 से जो एक एक उठा लिया है किस आपके नस्लों को, तो इनके बारे में आपको कुछ बताना। तो पहले बात करते हैं चौकला की। चौकला की बात करते हैं। चौकला किसकी वेराइटी सॉरी नस्ल है, तो एक किसकी हमारी भेड़ की है। पेड़ को जो परजीवियों का क्या कहते हैं, म्यूजियम भी कहते हैं। इस नस्ल को राजस्थान की क्या कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। मेरिनो ऑफ राजस्थान या मेरिनो किसको कहते हैं, चौकला को कहते हैं। सबसे अच्छे प्रकार के कारपेट वूल, जो कारपेट ऊन प्राप्त होते हैं वो सबसे अच्छी किसकी मानी जाती है, चौकला की मानी जाती है। इस नस्ल जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इलाकों में पाई जाती है। अर्थात तीनों आपके ले लो सेकाटी वाले, इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर भी ये पाई जाती है।
इसका शरीर मध्यम आकार का घटीला होता है, सिर छोटा व भूरे रंग का ललाट, चौड़ा व नाक रहित उभरी हुई, अर्थात इसमें रोमन टाइप की नाक पाई जाती है, जो जमुनापुरी उस बकरी के अंदर पाई जाती है, उसी प्रकार की नाक व पूंछ मध्यम आकार के होते हैं, सिर छोटे, होठ कठोर व काले रंग के होते हैं। और देखते हैं इसके बारे में, ये आपकी चोकला है जो भेड़ है, इसका जो औसत शरीर भार है उसके बारे में बात करते हैं। तो कितना होता है आपका 40 से 50 केजी इसका क्या होता है औसत शरीर भार होता है। फीमेल का 27 से 35 केजी होता है। औसत ऊन उत्पादन अर्थात एवरेज वूल प्रोडक्शन क्या होता है, तो 1.5 से 2.5 किलो केजी प्रति ऊन प्रति वर्ष क्या होती है प्राप्त होती है। और जो चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र है तो वह कहाँ पर हमारा काडमदेसर बीकानेर के अंदर यहाँ पे प्रजनन संस्थान है। इसके अलावा हमने पहले राटिका भी देखा था, तो वो दोनों आपको याद रखना है। अगले गिर के बारे में पूछ रहे इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये गिर के बारे में हमने पहले भी देखा था। सेम चीजें वही लिखनी है, अजमेर ब्यावर वहां पर पाई जाती है, शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं, सेम वही चीज पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखी थी। अगले आते हैं राजस्थान पाई जाने वाले भैंसों की नस्ल। हमने मुर्रा के बारे में पूछा था ना, तो मुर्रा को क्या बोलते हैं, खुंडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नस्ल कौन सी आपकी मुर्रा है। इसके अलावा इसको दिल्ली बफेलो के नाम से भी अपने अधिक दूध उत्पादन के लिए फेट के लिए क्या ये प्रसिद्ध होते हैं। वैसे फेट सबसे ज्यादा होती है हमारी भदावरी में। किस में होती है, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि सबसे ज्यादा फेट किस में होती है, तो भदावरी में होती है लगभग 12 से 14%। फेट या मैं वसा की बात करूँ तो सबसे ज्यादा किस में होती है, भदावरी में होती है। इसके अलावा बात करें ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सामान्यतः नस्ल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान के कई इलाकों में पाई जाती है। ये इस प्रकार की जो भैंस है, इसका जो कलर होता है इसके लिए फेमस होता है। इसका जो कलर होता है वो जेड ब्लैक कलर का होता है। जेड ब्लैक कलर की ये आपकी भैंस होती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है ना। इसके अलावा इसको हॉक जॉइंट जो नीचे की तरफ पहुंचती है, पूंछ होती है वो हॉक जॉइंट की तरह इसके नीचे पहुंचती है। शरीर लंबा भारी फेज शेप, आगे से संकरा हुए पीछे से चौड़ा, नर में इसका उल्टा होता है और इसकी त्वचा कोमल, चिकनी व कम बालयुक्त होती है। बकरी की बात करें सिरोही, ये नस्ल सिरोही जालोर के उदयपुर जिले में गुजरात में पाई जाते हैं। इसका रंग काला या भूरा या दोनों का मिश्रण हो सकता है। इसका शरीर मध्यम आकार या सुगठित होता है। इसमें सींग पाए जाते हैं। कान मध्यम आकार होते हैं। पसीनों में कैसे होते हैं, लटके हुए होते हैं। ये नस्ल मांस प्राप्ति हेतु क्या होते हैं, पाले जाती है। ये सामान्यतः एक वर्ष में एक बार आते हैं, जुड़ा बच्चा देते हैं। औसत शरीर भार इसका 50 केजी है, फीमेल का 40 केजी है। औसत दूध उत्पादन 3 लीटर प्रतिदिन है। सिरोही प्रजनन केंद्र कहाँ पर, हमारा रामसर, जो कि कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। अगली बात करें व्हाइट लेगोन मुर्गे के बारे में, उसके बारे में हमने क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है। तो ये सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली कौन सी है, व्हाइट लेगोन, अर्थात शॉर्ट के अंदर बोलते हैं WLH। क्या बोलते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न, जो कि अंडा उत्पादन की क्या रहती है क्षमता विश्व प्रसिद्ध है। इसका संपूर्ण विश्व में क्या करने वाली पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल यदि कोई है तो वो कौन सी आपकी WLH। आगे चलते हैं। इसका शरीर छोटा हल्का व कैसा होता है, गठीला होता है। शरीर छोटा, स्नेक्स लंबे होते हैं और रोज या सिंगल आपका कॉम अर्थात जो कलंगी होते हैं वो कैसे पाई जाते हैं, सिंगल या रोज कलंगी किस पे पाई जाती है, व्हाइट लेगहॉर्न पर पाई जाती है। अगला जो पेपर है वो हमारा 2022 का इसका पेपर है। और ये जो पेपर है ये हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।